Hello student, welcome back our YouTube चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर 3 है और इसके यूनिट नंबर 3 के अंदर दो चैप्टर्स आएंगे रीतिकाल। ठीक है, दोनों चैप्टर्स के बारे में हम रीतिकाल के बारे में फुल डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके नामकरण के बारे में और उसके जो भी काव्य हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से उसको हम कवर करेंगे इन दो चैप्टर्स के अंदर। हमने आदिकाल पढ़ लिया, हमने भक्ति काल पढ़ लिया एंड देन हम बात करेंगे आज की वीडियोस के अंदर रीतिकाल के बारे में। ठीक है, आप डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो शॉर्ट्स जो अपडेट्स होती हैं वो हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी रिगार्डिंग फॉर वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस, रिजल्ट, इंटरनल असेसमेंट, सारी जो और अदर आपकी कोई भी क्वेरीज होती हैं, सोल्व की कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। देन मैं बताना चाहती हूँ इस वीडियो के अंदर हम आज दो चैप्टर पढ़ेंगे। जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, मतलब मेन हमारा टाइटल है रीतिकाल के ऊपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट नेम क्या है? सबसे पहले हमारी यूनिट नंबर 3 है हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल। पाठ 1 रीतिकाल के नामकरण विशिष्ट के विभिन्न मतों की समीक्षा के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना क्या है, परिचय क्या है इसका। तो जो रीतिकाल है वो हिंदी साहित्य का तीसरा प्रमुख युग है। आदिकाल पहला था, भक्ति काल दूसरा था, उसके भक्ति काल के बाद आया था रीतिकाल। तो जो मुख्य रूप से 1700 से 19वीं ईस्वी तक माना जाता है और ये युग भक्ति आंदोलन के बाद ही आता है, जिसमें इससे काव्यों की रचना का एक नया स्वरूप बदल जाता है। तो इस युग की जो विशेषता है वो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसके अंदर काव्यों में रीति होती है, मतलब काव्य शास्त्र के नियमों का पालन करना और दरबारी संस्कृति का प्रभाव। तो रीतिकाल के अंदर क्या चीज है? ये जो रीतिकाल है ये हिंदी साहित्य का तीसरा प्रमुख युग माना जाता है। इसका टाइम पीरियड क्या था? इसका 1700 से 19वीं ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है और ये भक्ति आंदोलन के बाद आता है, जिसमें काव्य रचना का ये स्वरूप है ना उसको बदल देता है। तो इस युग की विशेषता यह है कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। ठीक है, तो रीतिकाल का जो साहित्य भक्ति है और जो लोक मंगल से इन सबसे हटकर ये सौंदर्य, प्रेम और काव्य सौष्ठव पे ज्यादा केंद्रित, ज्यादा ध्यान देता है। रीतिकाल की परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे। तो जो रीतिकाल की रचनाएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, उसको समझने के लिए उस टाइम की परिस्थितियों का अध्ययन, मतलब उस टाइम की परिस्थितियों को समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी आप रीतिकाल की रचनाओं के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो युग है ये कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण बदलावों का समय रह चुका है। अब ये बदलाव कैसे हुए थे तो हम इसको समझते हैं। पहले ऐतिहासिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हैं। तो ये भक्ति काल है, उसके अंत में, भक्ति काल के अंत में जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर हो चुका था। जो भक्ति काल के मतलब जो रीतिकाल से स्टार्ट होने वाला था ना, उससे पहले मुगल जो साम्राज्य है वो कमजोर होने लगा था। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है उन सभी के कारण काफी विद्रोह हुए थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं। अब देखो ये सब्जेक्ट हिंदी का है, लेकिन थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ी पॉलिटिकल, सारे जो मिक्सअप सब्जेक्ट हैं वो इसमें आ जाते हैं। अब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो भक्ति काल के एंड में जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर हो चुका था। आपने हिस्ट्री में ये बात पढ़ी भी होगी। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, जैसे अकबर थे, ठीक है, पहले बाबर वहां के बाबर के बाद हुमायूं के बाद अकबर ने सारा शासन काल संभाला था। उन्होंने जो हिंदू समाज है और जो मुस्लिम समाज है दोनों को एकता रूप से दोनों को साथ मिला के वो चलते थे अपने शासन काल के दौरान। लेकिन औरंगजेब में क्या हुआ था, उन्होंने जो मंदिर है और उनका विनाश, मतलब उसको तोड़वाने लगे थे। काफी ज्यादा त्रुटियां फैल गई थी। और तो यही है कि दोनों चीजों को समानता नहीं दी गई थी। इसकी वजह से जो मुगल साम्राज्य है वो कमजोर होता चला गया। तो उन्होंने जो अकबर है उन्होंने चित्रकला को भी महत्व दिया था, लेकिन औरंगजेब के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो यही कारण है कि इनके शासनकाल की जो विधियां है उसकी वजह से वो खत्म होता चला गया। तो औरंगजेब की धार्मिक नीतियों के कारण ही विद्रोह हुए थे और दिल्ली की जो सत्ता है उसमें स्थिरता भी आ गई थी और छोटे छोटे जो राज्य हैं, रियासतें हैं, उनका उदय हुआ और इन्हीं रियासतों में राजा और समान दरबारी हैं कवियों को संरक्षण देने लगे। तो दरबार में श्रृंगार जो प्रधान है उसमें काव्यों की मांग भी बढ़ी थी।
तो अब सामाजिक परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि सामाजिक जीवन और उसके अंदर वैभव, विलासिता, इन सभी का प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है सामाजिक रूप से। और जैसे उच्च वर्ग के दरबारी है ना, जीवन का आनंद ले रहे थे, जबकि जो निम्न वर्ग के दरबारी हैं वो कठिनाइयों में जी रहे थे। जो निम्न मतलब जो गरीब है, इसमें किसान वगैरह ये सारी चीजें ना, ये निम्न वर्ग में आते हैं। और जमींदार वगैरह और राजा, तो ये सारे जो है ना, ये उच्च वर्ग में आ जाते हैं। तो ये तो आराम से अपना जीवन का आनंद ले रहे थे, लेकिन जो निम्न वर्ग है वो कितनी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो समाज के अंदर स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें विरोधाभास से एक और तो नारी को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है, और दूसरी तरफ उसे भोग की वस्तु भी समझा जाता है। धार्मिक अगर परिस्थितियों की हम बात करें तो धार्मिक परिस्थितियों के अंदर भक्ति आंदोलन का जो प्रभाव है वो कम हो चुका था। वैराग्य और जो सरल भक्ति है उसकी जगह श्रृंगारिक भक्ति और रसिकता ने इसका स्थान ले लिया था। मंदिर और जो धार्मिक संस्था है उसके होने के बावजूद भी लोगों ने धर्म का जो दिखावा है वो अधिक कर दिया था। साहित्यिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर जो भक्ति काल के अंत में भाषा सरल और भावुक थी, पर रीति काल के अंदर काव्य का जो स्वरूप है ना वो शास्त्रीयता, अलंकारिता की ओर मुड़ गया था। तो कवि ने काव्य शास्त्र, रस, अलंकार, न्यायिका, भेद, इन सभी पे ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया था। तो ब्रज भाषा इस युग की सबसे प्रमुख काव्य भाषा बन गई थी उस टाइम में, रीति काल के दौरान। अब बात करते हैं रीति काल के काल निर्धारण की। तो रीति काल का जो काल है, रीति काल के समय जो निर्धारण है, पर उस पे विद्वानों में काफी मतभेद था। वो मतलब कोई क्लियर पॉइंट नहीं था कि ये इस टाइम यही टाइम पीरियड इसके काल का निर्धारण है। तो अधिकांश कुछ लोग बोलते हैं कि साहित्यकार, मतलब कुछ जो साहित्यकार हैं वो ये बोलते हैं कि इनका टाइम 1700 से 1900 तक मानते हैं। कुछ विद्वान 1650 ईस्वी तक इसकी शुरुआत मानते हैं। तो आप ये दोनों लाइन्स लिख देना, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। रीति काल के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपका आंसर ठीक रहेगा। तो इस युग का जो अंत है ना वो भारत में अंग्रेजी शासन के प्रभाव और आधुनिकता के आगमन से ही स्टार्ट हो गया था। रीति काल के नामकरण की बात करें तो इस युग के अंदर रीति काल इसलिए इसको कहा गया है क्योंकि इस समय की जो काव्य रचना है उसके अंदर रीति मतलब यानी काव्य शास्त्र, रस, सिद्धांत, इन सभी का पालन विशेष रूप से किया गया था। कवियों ने इसके अंदर अलंकार डाले थे, रस, नायिका भेद, श्रृंगार रस, इन सभी काव्यों में, इन सभी विषयों पर उन्होंने काव्यों की रचना की थी, इसलिए इसका नाम रीति काल पड़ा था। काव्य की कला, निपुणता, सौंदर्य, इन सभी पर ज्यादा ध्यान देने की वजह से इसका यही नाम उपयुक्त हो गया था। निष्कर्ष, तो जो रीति काल है ये हिंदी साहित्य का दरबारी और श्रृंगारिक युग माना जाता है। इसके अंदर काव्यों की जो सौंदर्यता है उसका एक नया स्वरूप निकल के आया था। काव्यों की कला और सौंदर्य का स्वरूप इसको रखा था, और इस युग में भक्ति की सरलता से हटकर शास्त्रीयता, अलंकारिता की ओर ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। यहाँ पे कवि दरबारों में राजा और सामंतों के से आश्रित होकर श्रृंगार रस और नायक नायिका वर्ण और रसों का चित्रण करके इसमें बताते थे, ठीक है। तो ये चीज रीति काल में होती थी। अब हम इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। थर्ड यूनिट में 2 चैप्टर्स है और इसको हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, हम सेकंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम सेकंड के अंदर? तो रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। इसके अंदर रीति बद्ध काव्य है, रीति सिद्ध काव्य है, रीति मुक्त काव्य है। इन सभी को डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रीतिकालीन जो साहित्य है उसका स्वरूप मुख्य रूप से श्रृंगारिता, अलंकारिता और काव्य की कलात्मक प्रवृत्ति किस पर आधारित है? उन्होंने अलंकार, रस, इन सभी के बारे में श्रृंगार रूप से जो परिवर्तन किए थे काव्य रचनाओं की, तो उसी चीज पर ही आधारित है। इस युग में काव्य 2 धाराओं में विभाजित हुए, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति मुक्त काव्य धारा। जहाँ पर रीतिबद्ध कवि काव्य शास्त्र के नियम के अनुसार रचना करते, तो वहीं वो रीति मुक्त जो काव्य है, रीति मुक्त जो कवि है, वहां पे भाव प्रधान और व्यक्तिगत संवेदनाओं के ऊपर ज्यादा महत्व देते थे। अब रीतिकाल काव्यों की जो धारा है उसकी प्रमुख प्रवृत्ति, उसकी धाराएं क्या है और प्रवृत्तियां क्या है? तो रीतिबद्ध जो काव्य धारा है ना, इसके अंदर कवि काव्य शास्त्र, अलंकार और नायिका भेद, इन सभी का पालन करते हुए उसकी रचना करते थे, जिसका उद्देश्य था कि काव्यों की शास्त्रीयता और सौंदर्यता को बनाए रखना है। सेकंड पॉइंट है हमारा रीति मुक्त काव्य धारा। इसमें जो कवि है उन्होंने शास्त्रीय बंधनों से मुक्त होकर उन्होंने व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं, सरलता, जीवन के जो मूल्य हैं, उन सभी को स्थान दिया था। इसके अंदर भक्ति, नीति, समाज के यथार्थ, इस पे अधिक ज्यादा महत्व दिया गया था। रीति मुक्त काव्य धारा, इसलिए इसका नाम रीति मुक्त काव्य धारा है।
रीतिबद्ध काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या थी? तो इसके अंदर जो रीतिबद्ध काव्यधारा इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां इस टाइप से थी कि अलंकारों की इसमें प्रधानता थी। इस धारा के कवि ने अलंकार के प्रयोग में निपुण हुआ करते थे। शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, इन सभी का सौंदर्य युग इनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। रस श्रृंगार रस की जो प्रधानता है, इसके अंदर नायक नायिका के प्रेम के बारे में, इनके सौंदर्य के बारे में आपको विशेष चित्रण आपको देखने को मिलेगा रचनाओं के अंदर। एंड विशेष रूप से संपर्क और विरह के जो भाव है, इसका भी श्रृंगार रस में इसका वर्ण किया हुआ है। अब बात करते हैं काव्य शास्त्र के नियम के पालन के बारे में। तो इसमें रस, रीति और ध्वनि जैसे जो काव्य सिद्धांत है, इन सभी को ध्यान में रखकर काव्यों की रचनाएं की जाती थी। नायिका भेद का वर्ण, तो नायिका जो नायक नायिका नायिकाओं के अलग अलग रूप और उनके भाव के छोटे छोटे चित्रण है, उसमें इस काव्यधारा की विशेषता के रूप में प्रस्तुत हुए थे। अब बात करते हैं रीतिमुक्त काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। तो रीतिमुक्त काव्यधारा की क्या प्रवृत्तियां, तो जिसके अंदर भाव प्रधान होता था, कवियों ने भावनाओं अनुभवों को अधिक ज्यादा इसके अंदर महत्व दिया था रीतिमुक्त के अंदर। और जो रीतिबद्ध काव्य है ना, उसके अंदर हमने अलंकारों को, रस को, इन सभी को ज्यादा महत्व दिया था। ठीक है, दोनों में डिफरेंस आपको पता है ना, दोनों चीज क्या है आपको याद रहेगा। सरल और लोक धर्मी शैली, तो भाषा सरल और सहज होनी चाहिए ताकि जो नॉर्मल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, आम जनता है, वो इस चीज को नॉर्मली जल्दी से समझ सके। भक्ति और नीति पर जोर, तो इसमें भक्ति रस, नीति वचन और समाज के प्रति जिम्मेदारी है, उसके स्वरूप को इसके अंदर दिखाया गया था। यथार्थवादी चित्रण के अंदर, तो इस धारा के जो कवि है, उन्होंने जीवन की सच्चाइयों के बारे में, समस्याओं के बारे में, तो ये सारी जो प्रॉब्लम से जो समस्याएं इन सभी को उजागर करके बताया है। रीतिकाल के प्रमुख कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रीतिबद्ध कवि हैं वो कौन थे? बिहारी, मतीराम, केशवदास, देव, पद्माकर, ये सारे रीतिबद्ध कवि हैं। और रीतिमुक्त कवि हैं घनानंद, भावों की सजीव अभिव्यक्ति, ठाकुर लाल कवि। इस कवियों ने रीतिबद्ध से हटकर स्वाभाविकता और मौलिकता को ही अपनाया था। बिहारी का बिहारी सत्सई और केशवदास की रसिक प्रिया और रीतिकालीन काव्य का एक महत्वपूर्ण आधार मानी जाती है। निष्कर्ष देखते हैं अब हम। तो रीतिकाल साहित्य है ना, उसके अंदर एक शास्त्रीय नियमों पर बंधा हुआ दिखाई देता है। इसके अंदर तो दूसरी और भाव प्रधान रचनाओं में उसकी मौलिकता सरलता से उसके रूप से झलकती है। तो उस युग के काव्यों ने कला, रस, सिद्धांत की परंपरा को समृद्ध किया। साथ में इन्होंने जीवन के आनंद और सौंदर्य को काव्य के केंद्र में इसको रखा हुआ है। ठीक है, हमारी जो यूनिट नंबर 3 है वो कवर हो चुकी है। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, जिसने आप चैनल ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से हम वहां पे इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।